अध्याय 2291 छोटा सा आश्चर्य। मुझे नहीं लगता कि मैं सचमुच समझ पाया हूँ। प्लीज मुझे दोबारा समझाएं, हान सेन ने अपने चेहरे पर हैरानी छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। सच कहूं तो हान सेन जीनो कला को पूरी तरह समझता था। जीनो कला उसे अच्छी तरह से पता थी और इस जानकारी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। जीनो कला का डोंगशुआन सूत्र से स्पष्ट संबंध था। दोनों कलाएं एक दूसरे के लिए काफी लाभदायक हो सकती थीं और मिस्टर वाइट की तकनीक का उपयोग डोंगशुआन सूत्र के विकास में सहायक हो सकता था। हान सेन डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल करके अपने आसपास की दुनिया से शक्ति ग्रहण कर सकता था। ऐसा करने से वह अपनी ऊर्जा बचा सकता था और अपनी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकता था। लेकिन डोंगशुआन सूत्र अभी ड्यूक तक नहीं पहुंचा था, इसलिए इसका असर कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। इससे हान सेन की बस थोड़ी सी शक्ति बची। क्या मिस्टर वाइट को पता चल गया है कि मैं डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल करता हूं? क्या इसलिए वो इस जीनो आर्ट के बारे में बता रहे हैं? वो क्या योजना बना रहे हैं? हान सेन ने तेजी से सोचा, लेकिन उसके पास इतनी जानकारी नहीं थी कि वो अंदाजा लगा सके कि मिस्टर वाइट क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वाइट को पता था कि हान सेन डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने जिस सरलता से एक जीनो कला की व्याख्या की थी, उससे उस आदमी का दिमाग काफी डरा हुआ लग रहा था। इससे हान सेन सतर्क हो गया। अगर आपको मेरी बात दोहराने से कोई आपत्ति न हो तो मैं जेनो आर्ट फिर से सुनाऊंगा। मिस्टर वाइट मुस्कुराए। फिर उन्होंने जेनो आर्ट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बेहतर होता अगर वह वहीं रुक जाते, क्योंकि जितना ज्यादा वह बोलते, क्राइम उतना ही उलझता जाता। मिस्टर वाइट द्वारा जीनो आर्ट के बारे में दी गई विस्तृत व्याख्या जीनो आर्ट से भी ज्यादा समझने में मुश्किल थी। उन्होंने जीनो यूनिवर्स के बारे में बोलना शुरू किया, जिसके बारे में क्राइम ने पहले कभी नहीं सुना था। हान सेन ने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके सुना और वह थोड़ा बहुत समझ पाया। हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो, और उसने उलझन का नाटक किया। मिस्टर वाइट, मुझे डर है कि ये स्पष्टीकरण काम नहीं आ रहा। मैं और ज्यादा उलझन में पड़ रहा हूं। हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मिस्टर वाइट का परिचय कराया। मिस्टर वाइट बहुत होशियार हैं। चूंकि आप सिर्फ एक ड्यूक हैं, तो उम्मीद तो यही है कि आप उनकी एक भी बात न समझ पाएं। और चिंता मत करो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बात आपकी नहीं है, ठीक है? क्राइम ने कहा। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया और आह भरी। मैंने जो सीखा है वह तुम्हारी अपनी जीनो कला से थोड़ा अलग है। ठीक है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितना हो सके सीखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं इसे यहाँ सिर्फ इसी तरह समझा सकता हूँ। मुझे सिखाने की आपकी इच्छा के लिए शुक्रिया। मुझे बस डर है कि मैं ऐसी जीनो कला कभी नहीं सीख पाऊंगा, हान सेन ने कहा। लेकिन वह चुपके से उस जीनो कला का प्रदर्शन कर रहा था जो मिस्टर वाइट ने उसे अभी अभी सिखाई थी। उसने इसे आजमाया और यह ठीक काम कर गया। जब हान सेन ने अपना डोंगशुआन कवच नहीं बुलाया, तो बाहरी शक्ति को अवशोषित करने का प्रभाव बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। और यह हान सेन का इस क्षमता का पहली बार इस्तेमाल था। अगर यह क्षमता पहले से ही उपयोगी थी, तो जैसे जैसे उसकी दक्षता बढ़ती जाएगी, ये निश्चित रूप से उसके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होती जाएगी। हान सेन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर वाइट ने उसे जीनो आर्ट क्यों दी थी, लेकिन उसे कुछ नया सीखने में कोई दिक्कत नहीं थी। हान सेन ने इसका अभ्यास किया और 4 प्रतीकों वाली मुहर को बनाए रखने का तनाव कम हो गया। दिन बहुत जल्दी बीत गया। पहले 24 घंटों के बाद दूसरे देवता बने विदेशी क्लोन हान सेन और बाकियों की ओर थोड़े से झुक गए, मानो वे बहुत भूखे राक्षस हों। राक्षस उन्हें दिन भर घूरते रहे और जानवरों की आंखें पहले से अलग थीं। उनकी आंखों में एक नई जानलेवा चमक थी। डरावने जीव उन पर नजर गड़ाए हुए थे, मानो तय कर रहे हों कि पहले किस स्वाद का मांस खाना है। लार टपकाते इन जानवरों ने हान सेन और बाकियों को घबरा दिया। फिर भी उन पर इतना ध्यान दिए जाने के बावजूद एक भी विदेशी जीव हमला करने को तैयार नहीं हुआ। वे बस हान सेन के समूह को रत्नों की तरह घूर रहे थे। अपनी सुरक्षा को स्वीकार करते हुए हान सेन और बाकी लोगों को राहत मिली। ये तो गनीमत थी कि जैड बिल्ली की मूर्ति ने उनसे झूठ नहीं बोला था। जैसा कि बिल्ली की मूर्ति ने कहा था, देवता बने क्लोन सचमुच खुद को संयमित कर रहे थे। हान सेन और बाकी लोगों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे बाई सेमा को चालू रखने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने उस देवताकृत विदेशी क्लोन को सीलबंद रखा, इस उम्मीद में कि वे उसे पूरे 10 दिन तक वहीं रख पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विदेशी क्लोन की मुश्किलें और भी बदतर होती गईं। कुछ देर तक छटपटाने के बाद हान सेन को तनाव महसूस होने लगा।
5 दिन बाद अर्ध देवीकृत रक्त किरण भी थकने लगा था। चून की 4 प्रतीकों वाली मुहर का हर हिस्सा जुड़ा हुआ था, इसलिए हान सेन को लगातार अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। इसका मतलब था कि बाकी लोगों को उसका भार उठाना पड़ता था, ताकि देवताकृत विदेशिता को दबाया जा सके। तो रक्त किरण और मिस्टर व्हाइट हान सेन की तुलना में बहुत अधिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे। क्राइम के माथे से पसीना टपकने लगा। उसके लिए भी मुश्किल हो रही थी। चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। लेकिन हान सेन के अनुमान के अनुसार अगर वे इसी गति से शक्ति का प्रयोग करते रहे तो वे मुकदमे के सभी 10 दिन बच जाएंगे। छोटे बच्चों, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे कहना पड़ेगा, तुम बुरा काम नहीं कर रहे हो। अचानक जैड बिल्ली की मूर्ति फिर से बोलने लगी। हालांकि वह आलस से बोल रही थी, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागी हो। हान सेन और बाकी लोग अपनी पूरी ताकत 4 प्रतीकों वाली मुहर को बनाए रखने में लगाए हुए थे। वे जैड बिल्ली की मूर्ति की तरफ देखने का समय या प्रयास नहीं निकाल पा रहे थे। उनके पीछे से फिर जैड बिल्ली की मूर्ति की आवाज आई, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि परीक्षा पास करने का ये तरीका उबाऊ होगा? तुम धोखा तो नहीं दोगे, है ना? हान सेन का दिल धड़क उठा। अगर जैड बिल्ली की मूर्ति ने बाकी जेनोजेनिक्स को उन पर हमला करने दिया तो वे मर जाएंगे। जैड बिल्ली की मूर्ति हंसी और बोली, चिंता मत करो, मैं पवित्र नेता द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं बदल सकती। मैं तो बस तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे आश्चर्य से नफरत है, हान सेन ने एक तंग जंगली मुस्कान के साथ कहा। लेकिन यह वाकई एक सरप्राइज है। यह आप लोगों के लिए वाकई बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बेशक इस सरप्राइज को स्वीकार करने के लिए आपके अंदर वो सब कुछ होना चाहिए जो जरूरी है। जैड बिल्ली की मूर्ति मुस्कुराती हुई लग रही थी, लेकिन मुस्कुरा नहीं रही थी। बिल्ली की मूर्ति की आवाज धीमी पड़ने के बाद हान सेन को जमीन से एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धातु की जंजीरें खींच रहा हो। हान सेन ने अपने डोंगशुआन आभा से उनके चारों ओर नजर दौड़ाए और फिर उसने देखा कि सभी देवता बने क्लोन उनसे दूर जाने लगे हैं। हान सेन के समूह की ओर कुछ नया आ रहा था। वो एक कंकाल था, या कम से कम कंकाल जैसा ही दिख रहा था। उस जीव का मांस सूखकर मुरझा गया था। उसके लंबे बाल घास के गुच्छों जैसे थे। हालांकि वह व्यक्ति मरा नहीं था। उसके हाथ पैर धातु की बेड़ियों से बंधे थे और वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके हर कदम के साथ उसके पीछे जमीन पर जंजीरें घिसती हुई महसूस हो रही थीं। जंजीरों में जकड़ा आदमी सिर झुकाए उनकी तरफ आ रहा था। जब वह पास पहुंचा तो हान सेन ने देखा कि जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 काले छेद थे। छेदों से काला खून बह रहा था और आंखें गायब थीं। हान सेन और बाकी लोग गंभीर लग रहे थे। वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल 4 प्रतीकों वाली मुहर लगाने के लिए कर रहे थे। अगर वह खौफनाक आदमी उन पर हमला करता तो वे 4 प्रतीकों वाली मुहर हटाए बिना उसे रोक नहीं पाते, और यही उनके विनाश का कारण बनता। कैदी उनके 10 मीटर के दायरे में आ गया। उसके हर कदम पर जंजीरें जमीन पर घिसट रही थीं। उसने अपना सिर ऊपर उठाया ताकि 2 खूनी छेद हान सेन और बाकियों को देख सकें। उन 2 छेदों ने उन्हें डरा दिया। वह एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर कैदी फिर से चलने लगा। उसके धीमे कदम उसे हान सेन की ओर ले गए। क्या बकवास है, हान सेन ने घबराहट में सोचा। वे 4 थे, लेकिन कैदी ने हान सेन पर हमला करने का फैसला कर लिया था। वह करीब आ रहा था और 1 मिनट बाद वह उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। कैदी हान सेन के पास पहुंचा। हालांकि वह धीरे धीरे चल रहा था, फिर भी वह उनके बहुत करीब पहुंच चुका था। 1 सेकंड बाद वह हान सेन के ठीक पीछे था। जैसे जैसे कैदी चलता गया, उसकी हथकड़ियां खनकती रहीं। जब वह हान सेन के पीछे रुका तो वह पूरी तरह से खामोश हो गया। हान सेन को कैदी की सांसें या उसके दिल की धड़कन तक सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। हान सेन ने कैदी को देखने के लिए अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे ये देखकर सदमा लगा कि अब वह कैदी की मौजूदगी का पता नहीं लगा पा रहा है। हान सेन के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। कैदी उसके ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन वह उस अजीब जंजीरों में जकड़े आदमी को महसूस नहीं कर पा रहा था। उस जीव को न पहचान पाने की उसकी असमर्थता ने हान सेन को बहुत बेचैन कर दिया। वह बस जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता था, लेकिन वह उस समय लाल पक्षी का जादू कर रहा था। अगर वह अपनी जगह से हट जाता तो 4 प्रतीकों वाली मुहर टूट जाती। अगर चारों में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वे सब मर जाएंगे। चिड़िया का घोंसला अभी भी हान सेन के सिर पर था।
उसने खुद को पलटने से रोका और मन ही मन सोचा, तो क्या हुआ अगर तुम मेरे पीछे हो? तुम इस चिड़िया के घोंसले को नहीं तोड़ सकते। मुझे किसी बात का डर नहीं है। हान सेन जहां था वहीं खड़ा रहा और हिला तक नहीं। उसने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। वह फंसे हुए विदेशी प्राणी को दबाए रखने के लिए लाल पक्षी मंत्र के जरिए अपनी शक्तियां चलाता रहा। लेकिन जब हान सेन ने मिस्टर व्हाइट और अन्य लोगों को देखा तो उसे झटका लगा। मिस्टर व्हाइट का चेहरा अजीब लग रहा था, लेकिन हान सेन उस आदमी के हाव भाव ठीक से नहीं समझ पा रहा था। हालांकि क्राइम के हाव भाव को समझना आसान था। वह बुरी तरह सदमे में था। उसने हान सेन के पीछे बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। रक्त किरण की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा नाटकीय थी। वह हान सेन पर गुर्रा रहा था, मानो किसी जरूरी चेतावनी के तौर पर। वह मेरे पीछे क्या कर रहा है? हान सेन का दिल कांप उठा। उसे अभी भी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंजीरों से बंधा वह आदमी असल में कोई जीव ही नहीं, बल्कि मौत का कोई साया हो। मिस्टर व्हाइट ने घुटकी भरी सांस ली। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके हाव भाव ने हान सेन को और भी चिंतित कर दिया। हान सेन अब खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि वह अपना सिर ज्यादा दूर तक नहीं घुमा सकता था, क्योंकि अगर वह अपने हाथ या शरीर को हिलाता तो कास्टिंग में बाधा आ सकती थी। अपना सिर बाईं ओर घुमाने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने दाईं ओर देखा। फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हान सेन ने चाहा कि काश वो अपना शरीर घुमाकर ठीक से देख पाता कि कैदी क्या कर रहा है, लेकिन वो सचमुच अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहा था। हालांकि हान सेन दूसरों के डरे हुए हाव भावों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उनकी नजर हान सेन के पीछे की जगह पर ही टिकी रही, जिससे उसका दिल डर से कांप उठा। भाड़ में जाओ, मेरी रक्षा के लिए एक चिड़िया का घोंसला है और मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हान सेन ने दांत पीस लिए और हिला तक नहीं। लेकिन अचानक हान सेन को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें उड़ा रहा हो। हान सेन की त्वचा में झुनझुनी होने लगी, उसकी पीठ में दर्द होने लगा और उसके पैर नरम पड़ गए। हान सेन ने अपनी जिंदगी में कई डरावनी चीजें देखी थीं, इसलिए वह आसानी से नहीं डरा। लेकिन कैदी को न देख पाना उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसके दिल में एक गहरी ठंडक सी महसूस हुई। हिलना मत, मिस्टर व्हाइट ने हान सेन को पुकारा। वह मेरे पीछे क्या कर रहा है? हान सेन ने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। यह अफसोस की बात थी कि ब्लड किरण बोल नहीं सकता था। अगर वह बोल सकता होता तो हान सेन उससे पूछ लेता। हालांकि क्राइम इतना भरोसेमंद नहीं था कि हान सेन उससे पूछने की जहमत उठाता। यह समझाना मुश्किल है। मिस्टर व्हाइट ने भौहें चढ़ाईं और उनकी हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मिस्टर व्हाइट की हिचकिचाहट देखकर हान सेन की भौहें तन गईं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। अगर हान सेन खतरे में होता तो क्राइम और मिस्टर व्हाइट शायद उसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि वे हान सेन के हिलने और 4 प्रतीकों वाली सील तोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। हालांकि हान सेन को नहीं लगता था कि उनके व्यवहार का यही कारण था। अगर हान सेन पर हमला हुआ और वह घायल हो गया तो 4 प्रतीकों वाली मुहर वैसे भी टूट जाएगी। वे चुप नहीं रहेंगे और उसे हिलने से मना नहीं करेंगे। अगर कोई वास्तविक खतरा नहीं है तो वे मुझे क्यों नहीं बता सकते कि क्या गलत है? हान सेन ने सोचा। हान सेन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी पीठ और भी ठंडी होती जा रही थी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर व्हाइट और क्राइम अभी भी उसके पीछे की जगह को घूर रहे थे। ब्लड किरण हान सेन पर लगातार गुर्रा रहा था, मानो उसे कुछ बताना चाहता हो। हान सेन अब और प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने बाओ एर को बुलाया और उससे अपने पीछे खड़े कैदी पर नजर डालने को कहा। बाओ एर हान सेन के कंधे पर प्रकट हुई। हान सेन ने उससे कहा, बाओ एर, अपने डैडी को ये देखने में मदद करो कि यह चीज उनके पीछे क्या कर रही है। बाओ एर ने सिर हिलाया। वह उसके कंधे पर झुकी और पीछे मुड़कर देखा। वह आश्चर्य से चौंकी और बोली, पापा, आपके पीछे? मेरे पीछे क्या है? हान सेन ने जल्दी से पूछा। एक आदमी आपकी पीठ पर चित्र बना रहा है, बाओ र ने सोचने के बाद कहा। ड्राइंग। हान सेन का दिमाग 1 मिनट के लिए खाली हो गया। वह उलझन में था, इसलिए उसने सोचा, कैदी मेरी पीठ पर कुछ बना रहा है। क्या वह कोई कलाकार है? क्या उसे इंसानों पर चित्र बनाना पसंद है?
क्या मेरा शरीर इतना सुंदर है कि वह मेरे सुंदर शरीर को कैनवास की तरह इस्तेमाल किए बिना नहीं रह सकता? बिल्कुल नहीं। अगर उसे शरीर पर चित्र बनाने का शौक था तो उसे जाकर कोई सुंदर लड़की ढूंढनी चाहिए थी जिस पर चित्र बनाना हो। मुझ पर चित्र बनाने की क्या जरूरत थी? बाओ ये क्या बना रहा है? हान सेन ने जल्दी से पूछा। यहाँ जरूर कुछ और चल रहा होगा। बाओ हान सेन के कंधे पर और झुक गई। हान सेन की पीठ को घूरती रही लेकिन कुछ नहीं बोली। बाओ ये क्या बना रहा है? हान सेन चीखा। उसे डर नहीं लग रहा था, उसने खुद से कहा। बस उसे ये पसंद नहीं आया। बाओ हिचकिचाई लेकिन अंततः उसने कहा, यह ऐसा है जैसे प्राणी किसी व्यक्ति का चित्र बना रहा है। हाँ, एक महिला का। एक औरत? कैसी औरत? हान सेन स्तब्ध रह गया। एक कंकालनुमा कैदी कहीं से प्रकट हुआ, उसकी पीठ पर चढ़ गया और उस पर एक औरत का चित्र बनाने लगा। ये बहुत ही डरावना था और इससे हान सेन को खुजली और बेचैनी होने लगी। बाओ को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा उसे कैसे बयान करे। झिझकते हुए उसने कहा, एक बदसूरत, बेहद बदसूरत औरत। हान सेन को अपनी कनपटियों में धड़कन महसूस हुई। एक बदसूरत कैदी अब उसकी पीठ पर एक बदसूरत औरत का चित्र बना रहा था। आखिर हो क्या रहा था? हान सेन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने दूसरा सवाल पूछना चाहा पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछे। बाओ ने कुछ देर तक उसकी पीठ को देखा और फिर बोली, पिताजी, वह अब चित्र नहीं बना सकता। क्यों? हान सेन ने उत्सुकता से पूछा। बाओ ने इस बार जल्दी से जवाब दिया, उसके हाथों से बहता हुआ औरत का खून सूख गया है और अब कोई रंग नहीं बचा है। क्या वो मेरी पीठ पर एक औरत का खून लगा रहा है? हान सेन को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। वो अपने पीछे के दृश्य की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। पिताजी, उस औरत में अब खून नहीं है। पिताजी, उन्होंने उस औरत का दिमाग तोड़ दिया। बाओ लगातार बता रहा था कि क्या हो रहा है। बाओ देखना बंद करो। हान सेन ने बाओ को वापस अपनी बाहों में बुला लिया। वह नहीं चाहता था कि वह ऐसा खूनी मंजर देखे। बाओ वास्तव में इस समय काफी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन हान सेन की नजर में वह हमेशा एक छोटी बच्ची ही रहेगी। बाओ हान सेन के कंधे से उतरकर उसकी छाती पर बैठ गई। उसने उत्सुकता से 4 प्रतीकों वाली मुहर और अंदर फंसे हुए विदेशी प्राणी को देखा जो अभी भी संघर्ष कर रहा था। हान सेन को अब भी अपने पीछे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बाओ की बात सुनने के बाद वह चिंता से बीमार पड़ गया। उसने जो बताया था उसकी तस्वीरें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और वह चाहे जितना भी सोचे उन्हें मिटा नहीं पा रहा था। ज़ेड कैट, तुम क्या कर रही हो? हान सेन अंततः ज़ेड कैट की मूर्ति पर चिल्लाया। ज़ेड बिल्ली फिर से सोती हुई प्रतीत हुई और उसने हान सेन की पुकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। थोड़ी देर बाद कैदी की जंजीरें फिर से खड़खड़ाने लगीं। जैसे ही वह हान सेन की पीठ के पीछे से निकली, वह धीरे धीरे उसकी नजरों के दायरे में आ गई। कैदी लगभग उसी तरह चला गया जैसे आया था, धीरे धीरे और बेसुध सा। हालांकि एक छोटा सा अंतर था, वह अपने पीछे एक महिला की लाश घसीट रहा था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह किसी महिला का शरीर नहीं था, वह एक मादा प्राणी का शरीर था। हान सेन उस मादा प्राणी के चेहरे के हाव भाव नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके सिर में एक बड़ा सा छेद कर दिया गया था। जहां चेहरा था वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। हालांकि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा था और निचला हिस्सा सांप जैसा। वह घाना जैसी दिख रही थी, लेकिन घाना से अलग उसके सिर पर एक घुमावदार सींग था। ये चांदी का था और लगभग 1 फुट लंबा था और यह एक गेंडे के सींग जैसा लग रहा था। उसके निचले शरीर पर सांप के शल्क भी चांदी के थे। वे इतने चमकीले थे कि उसकी आकृति थोड़ी पारदर्शी लग रही थी। उसके सिर और छाती में छेद हो गए थे, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाओ ने शुरू में कहा था, यानी उस औरत का खून सूख गया था। उस अजीब आदमी की यहाँ मौजूदगी का क्या मतलब है? उसने मेरी पीठ पर एक औरत क्यों बनाई? हान सेन ने थोड़ा घबराकर सोचा, लेकिन हान सेन को कोई चोट या क्षति नहीं दिख रही थी। उसका शरीर ठीक था, उसका गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच भी ठीक था और ऐसा लग रहा था कि वह खौफनाक कैदी अब जा रहा है क्योंकि उसने उसकी तस्वीर बना ली थी। हालांकि पूरा अनुभव काफी परेशान करने वाला था, लेकिन उस जीव ने उसे असल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए हान सेन जानता था कि उसे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। बाओ क्या तुम अपने पिता के कवच को धोने के लिए थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हो? उन्होंने जो गंदगी फैलाई है उसे धो डालो, हान सेन ने बाओ से कहा।
हालांकि पेंट नुकसानदेह नहीं था, फिर भी वह उसे अपने ऊपर लगने से नाखुश था। बाओ एर हान सेन की छाती से उतरकर उसके पीछे पीछे चली गई और उसके कहे अनुसार करने लगी। तभी उसकी हैरान आवाज ने कहा, वह चली गई? क्या चला गया? हान सेन का दिल गले में आ गया। बाओ र ने कहा, उसने जो चित्र बनाया था वह अब गायब हो गया है। ये कैसे गायब हो सकता है? हान सेन इस बारे में बहुत उलझन में था और इसलिए उसने पूछना शुरू किया, क्या तस्वीर बस यूं ही खराब हो गई? बाओ एर ने सिर हिलाया। पापा, आपकी पीठ पर कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल साफ है और खून का जरा भी दाग नहीं है। बदसूरत औरत वाली तस्वीर पूरी तरह से गायब हो गई है। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे, इसलिए उसने मिस्टर वाइट से पूछा, मिस्टर वाइट, क्या हो रहा है? मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम आपकी पीठ नहीं देख पा रहे थे और हम सिर्फ इतना देख पा रहे थे कि वह आप पर कुछ बना रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने असल में क्या बनाया था। हान सेन को यह न जानना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने शरीर की जांच की और देखा कि कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए फिलहाल उसने इस बारे में सारे विचार छोड़ दिए। उसके बाद कुछ भी अजीब नहीं हुआ। चारों ने 4 सिंबल्स सील में शक्ति भेजना जारी रखा। इसने फंसे हुए जेनोजेनिक क्लोन पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। दिन बीतते गए और मानो अनंत काल के बाद वे 10 दिन की समय सीमा पर पहुंच गए। यद्यपि वे चारों इस समय तक काफी थक चुके थे, फिर भी वे कम से कम 10 दिन जीवित रहने में सफल रहे। जब जेनोजेनिक्स अपने महलों में वापस लौटे और उनके महलों के दरवाजे बंद हो गए, तो वे चारों लगभग ध्वस्त हो गए। जेड बिल्ली की मूर्ति मुस्कुराई और फिर से बोलने लगी, बधाई हो, आपने पवित्र नेता की परीक्षा पास कर ली है। अब आप पवित्र नेता द्वारा छोड़े गए अवशेष प्राप्त कर सकते हैं। खजाना कहाँ है? हान सेन ने अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए पूछा। यहीं, जेड बिल्ली की मूर्ति ने कहा। तभी उसके पैरों के नीचे जेड का खंभा अचानक खुल गया और एक छोटा सा जेड का डिब्बा दिखाई दिया। अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि अंदर क्या होगा। हान सेन बक्सा उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि क्राइम एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए हान सेन की ओर वार कर रहा था। रक्त किरण को ये बात नागवार गुजरी और वह दहाड़ते हुए क्राइम की ओर झपटा। लेकिन अपराध के अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया था और हान सेन की आंखें उसे भेदने में असमर्थ थीं। हान सेन ने अपनी आंखें नहीं हिलाईं। चिड़िया का घोंसला अभी भी उसके सिर पर था और वह उस तरफ छलांग लगा दी जहां बक्सा रखा था, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। क्राइम के प्रभाव क्षेत्र में हान सेन की 7 इंद्रियां अवरुद्ध थीं। लेकिन चूंकि उससे चिड़िया के घोंसले की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए उसे क्राइम के किसी भी हमले की चिंता नहीं थी। लेकिन अगले ही पल हान सेन का चेहरा बदल गया। एक अजीब सी शक्ति चिड़िया के घोंसले पर प्रहार करने उतरी। उस शक्ति ने चिड़िया के घोंसले को जकड़ लिया और उसे हान सेन के सिर से दूर खींच लिया। फिर उसे और बाव एर को रस्सी जैसी किसी चीज से बांध दिया गया। रस्सी ने उन्हें जोर से एक तरफ झटक दिया। अंधेरा छट गया। हान सेन ने देखा कि वह और बाव एर अब सफेद रस्सी के फंदों से बंधे हुए थे। उनके बगल में एक जाल था जिसके अंदर हान सेन का चिड़िया का घोंसला था। अगर वह जाल किसी देवता के घोंसले को बांध सकता था, तो जरूर कोई खास बात रही होगी। क्राइम ने एक हाथ में जाल और दूसरे हाथ में जेड बॉक्स पकड़ रखा था। पवित्र नेता का खजाना पाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्राइम ने हान सेन से ठंडे स्वर में कहा और बॉक्स को लापरवाही से एक हाथ से पकड़ लिया। तुम कौन हो? मिस्टर वाइट ने क्राइम की ओर भौहें चढ़ाईं। क्राइम मुस्कुराया और बोला, मिस्टर वाइट, मैं आपका वफादार रक्षक क्राइम हूं। तुम क्राइम जैसे दिखते हो, लेकिन क्राइम तो बस एक किंग क्लास गार्ड है। तुम बिल्कुल नहीं हो। क्राइम के पास प्रिंस 14 का स्काई नेट भी नहीं होगा, मिस्टर वाइट ने सपाट लहजे में कहा। उनकी भौहें गहरी होती गईं। क्राइम ने डिब्बा अपनी छाती की जेब में रख लिया। फिर उसने अपना टूटा हुआ चाकू उठाया और मिस्टर वाइट से बोला, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालांकि मैं अर्ध देवता हूं, फिर भी मैं आपका रक्षक हूं। लेकिन आपके अलावा राजकुमार 14 के प्रति भी मेरा एक कर्तव्य है। राजकुमार 14 को यह वस्तु चाहिए, इसलिए मुझे इसे अपने साथ वापस ले जाना होगा। मिस्टर वाइट, हम दोनों प्रिंस 14 के लिए काम करते हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं प्रिंस 14 को आपकी इस भूमिका के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमें पहले उससे छुटकारा पाना होगा, क्राइम ने कहा। तभी उसका टूटा हुआ चाकू हान सेन की ओर लहराता हुआ आया।
क्राइम ने अपना हथियार घुमाया और उसके चाकू पर लगी पदार्थ की जंजीर एक काले सांप के राजा में बदल गई, मानो आसमान को निगल जाएगी। वह अचानक हान सेन की ओर झपटा। हान सेन का शरीर शक्ति से भर गया, लेकिन सफेद रस्सी उसके चारों ओर कसती जा रही थी। रहस्यमयी पदार्थ की जंजीर ने उसे उलझा दिया था और हान सेन के लिए किसी भी तरह का बचाव जुटाना मुश्किल हो गया था। वह चाकू उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हान सेन ने दांत पीस लिए। वह अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड चालू करने की तैयारी कर ही रहा था कि गरजती हुई चाकू की रोशनी टूट गई। हान सेन चौंक गया। उसने क्राइम की तरफ देखा। जेड जैसा दिखने वाला एक हाथ क्राइम की कलाई पर लिपटा हुआ था। उंगलियां बहुत लंबी और सुंदर थीं। मिस्टर व्हाइट। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी आंखें क्या देख रही हैं। मिस्टर व्हाइट क्राइम के पीछे खड़े थे और अपना हाथ क्राइम की छाती में पीछे की ओर खींच रहे थे। लेकिन मिस्टर व्हाइट का हाथ बिल्कुल साफ निकला, उस पर खून का एक भी कण नहीं लगा था। क्राइम का टूटा हुआ चाकू जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी छाती में खून से सने छेद को देखा और फिर मिस्टर व्हाइट की तरफ अविश्वास से देखा। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति लड़ाई में बेकार कही जाती थी। कैसे? तुम मेरे काले शेर जैसे शरीर को कैसे नष्ट कर पाए? जिंदगी आश्चर्यों से भरी है। तुम्हें अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। मिस्टर व्हाइट के हाथ में एक खूबसूरत सफेद सीप दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोला और क्राइम की ओर बढ़ाया। घायल क्राइम सीप में समा गया। जब खोल बंद हो गया तो मिस्टर व्हाइट ने उसे जेब में रख लिया। उन्होंने स्काई नेट और छोटा डिब्बा उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुस्कुरा रहे हों, लेकिन मुस्कुराए नहीं थे। और हान सेन से उन्होंने कहा, हान सेन, लगता है तुम पूरी तरह हार गए हो। हान सेन अभी भी स्काई नेट से बंधा हुआ था। उसने मिस्टर व्हाइट को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तुम जीत गए। तो अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? जरूर, तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे डरावने दुश्मन को इस दुनिया में जीने और बढ़ने दूंगा? मिस्टर व्हाइट ने भावशून्य होकर हान सेन को देखा। मिस्टर व्हाइट, आप मुझे जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। मैं तो बस एक अनाम सिपाही हूं। हान सेन हिला तक नहीं। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और मिस्टर व्हाइट को घूरता रहा। वह जोखिम उठाने वाला था। मिस्टर व्हाइट ने हान सेन और बाओआ को नजरअंदाज करते हुए स्काई नेट को पकड़ते हुए बिल्ली की मूर्ति की ओर रुख किया। 9 लाइफ कैट, क्या अब हम जा सकते हैं? हान सेन हैरान रह गया। मिस्टर व्हाइट जानते थे कि जेड बिल्ली की मूर्ति नौजीवन वाली बिल्ली थी। नौजीवन वाली बिल्ली की मूर्ति मिस्टर व्हाइट को घूरती रही। वह बिना हिले डुले ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम लोग परीक्षा में पास हो गए तो आना या जाना पूरी तरह तुम पर निर्भर है। मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अलविदा। मिस्टर व्हाइट ने स्काई नेट खींचा और हान सेन और बाओ एयर को पवित्र शहर से बाहर खींच लिया। इस बार शहर की ताकत उन्हें जाने से नहीं रोक पाए। मिस्टर व्हाइट ने हान सेन और बाओआ को आसानी से शहर से बाहर खींच लिया और वापस गहरे पानी वाले उस इलाके में पहुंच गए। मिस्टर व्हाइट का दूसरा हाथ पवित्र प्रकाश से चमक रहा था क्योंकि वह जेड पत्थर का डिब्बा पकड़े हुए था। यह प्रकाश उनसे लगभग 3 मीटर की दूरी पर अंधेरे को दूर रखने में सक्षम था। अंततः उन्होंने बाओ एयर और हान सेन को सुरक्षित खाई से बाहर निकाल लिया। हान सेन ने सोचा था कि मिस्टर व्हाइट उन्हें पवित्र शहर में मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वहां से निकलने के बाद उन्होंने जल्दी से भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह हान सेन और बाओ एयर को बड़ी सफेद व्हेल के पास ले गए। फॉक्स क्वीन और यीशा की लड़ाई मानो खत्म हो गई थी, क्योंकि समुद्र में अब कोई हलचल नहीं थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि दोनों में से कौन विजयी हुआ होगा। दोनों में से किसी का भी कोई पता नहीं था। मिस्टर व्हाइट हान सेन और बाओ एयर को बड़ी सफेद व्हेल के पास ले आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हान सेन की तरफ देखा। अब मैं तुम्हें बिना किसी चिंता के मार सकता हूं। क्या तुमने बचने का कोई उपाय सोचा है? तुमने मुझे पवित्र शहर में क्यों नहीं मारा? हान सेन ने उलझन से पूछा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उस शहर में असली खजाना छिपा है? मिस्टर व्हाइट ने प्रसन्न स्वर में पूछा। नहीं, हान सेन ने पूछा। हो सकता था, लेकिन सिर्फ तभी जब पवित्र नेता पागल हो जाता। अपने खजाने को छिपाने के लिए जगह बनाने में इतनी शक्ति और मेहनत लगाना तो पागलपन ही होता। मिस्टर व्हाइट मुस्कुराए। इस जगह में जरूर कोई राज होगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा आपकी पीठ पर लगी तस्वीर भी बहुत खास लग रही है। मुझे लगा कि चित्र गायब हो गया है। हान सेन चौंक गया। मिस्टर व्हाइट हंसे और बोले, तुम बहुत भोले हो। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज गायब हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह चली गई है।
मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया जिसने तुम्हारा चित्र बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि वह एक ऐसे प्राणी का चित्र बना रहा था जिसे प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी कहा जाता है। यह एक उत्परिवर्ती देवताकृत जेनोजेनिक है। उसका रक्त ही उसका उत्परिवर्ती जेनोजेनिक जीन है। मुझे नहीं लगता कि इतना शक्तिशाली रक्त इतनी आसानी से गायब हो सकता है। हान सेन ने यह सुना और चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चीज कोई उत्परिवर्ती देवता जैसी प्राणी हो सकती है। क्यों? उसने मुझ पर चित्र क्यों बनाया? हान सेन ने उलझन में पूछा। पता नहीं, शायद शुरू से ही तुम्हें ही चुना गया था। मिस्टर वाइट का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें मार डालूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर वाइट गुस्से में दिखे। उन्होंने स्काई नेट खींचा और हान सेन और बाओ एर उनके सामने आ गए। उनका हाथ हान सेन को पकड़ने के लिए बढ़ा। हान सेन को याद आया कि कैसे मिस्टर वाइट के हाथ से क्राइम का शरीर आसानी से छिद गया था। वह चौंक गया और अपने सुपर गॉड बॉडी को सक्रिय करने ही वाला था। लेकिन जब मिस्टर वाइट ने हाथ हिलाया तो स्काई नेट इतना ढीला हो गया कि चिड़िया का घोंसला बाहर आ गया। चिड़िया का घोंसला हान सेन के पास वापस आ गया। मिस्टर वाइट, ये है। हान सेन ने चिड़िया का घोंसला पकड़ लिया और उसने भ्रम से मिस्टर वाइट को देखा। मिस्टर वाइट ने स्काई नेट हटा दिया और उन्होंने जेड बॉक्स को हान सेन की ओर फेंक दिया। हान सेन ने छोटा सा जेड बॉक्स पकड़ लिया। उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मिस्टर वाइट ने हान सेन को देखकर मुस्कुराया। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां हिलने और ऐंठने लगी और उसका चेहरा भी। कुछ ही समय बाद मिस्टर वाइट कोई और बन गए। उनकी उपस्थिति काफी बदल गई थी। मिस्टर वाइट अब जवान लग रहे थे। उनकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन उनके शरीर में एक खास तरह की मौजूदगी थी। इससे हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी ने सब कुछ देखा और जिया है। वह शतरंज के किसी मैच की देखरेख करने वाले व्यक्ति जैसे थे। हान सेन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कैसे हो? हान सेन उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मैं क्यों नहीं होऊंगा? मिस्टर वाइट ने हान सेन की ओर दिलचस्पी से देखा। क्या तुम अभयारण्य में नहीं हो? कैसे बाहर निकले? हान सेन ने अपनी आधी बात ही कही। फिर उसे अचानक ब्लड लीजन और शूरा का ख्याल आया, जिनके पास बाहर निकलने का रास्ता था। अब उसे यह अजीब नहीं लगा कि यह व्यक्ति अभयारण्य से बाहर निकलने में कामयाब रहा। यह एक लंबी कहानी है। संक्षेप में, मुझे लगा था कि मैं इस शून्य को तोड़कर इस दुनिया में भगवान बन जाऊंगा। लेकिन कौन जानता था कि मैं असल में यहीं पहुंच जाऊंगा। कुल मिलाकर यह एक बड़ी निराशा थी। मिस्टर वाइट ने पछतावे से भरे हुए कंधे उचका दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हान सेन बुदबुदाया, अभी भी जड़वत। हान सेन इस आदमी को जानता था। उन्होंने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया था, लेकिन हान सेन उसे याद रखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आदमी जुवान मेन का असली वारिस था। लेकिन हान सेन ने सिर्फ डोंगशुआनजी से डोंगशुआन सूत्र सीखा था। जुवान मेन के आधे छात्रों के लिए यही मायने रखता था। हान सेन ने उस आदमी की तरफ देखा जो उसकी उम्र का ही था। उसने अजीब तरह से खांसते हुए झिझकते हुए पूछा, तो मैं तुम्हें क्या कहूं? अतीत में हान सेन को उस आदमी से एक गुप्त जुबान मेन कौशल प्राप्त हुआ था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह कोई शिष्य नहीं लेगा, और हान सेन डोंगशुआनजी की विरासत भी हासिल करने में कामयाब रहा। उसे नहीं पता था कि दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह आदमी हंसा और बोला, नाम तो बस प्रतीक है। जब कोई मेरे जितना अभ्यास करता है तो वह ऐसी उपाधियां पहले ही त्याग चुका होता है। आपको मुझे मिस्टर वाइट ही कहते रहना चाहिए, ताकि एक्सट्रीम किंग के अंदर मेरी पहचान उजागर न हो। तुम एक्सट्रीम किंग के पास वापस जा रहे हो? हान सेन ने आश्चर्य से पूछा। मिस्टर वाइट मुस्कुराए और बोले, एक्सट्रीम किंग कोई डरावना गड्ढा नहीं है जहां जानवर सड़ते फिरे। वहां बहुत सारे संसाधन हैं। सच कहूं तो ये साधना जारी रखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। मैं वापस क्यों नहीं जाऊंगा? तो फिर तुम यहां जो हुआ उसे कैसे समझाओगे? हान सेन ने छोटा सा बक्सा उठाते हुए पूछा। अपराध खत्म हो चुका था और मिस्टर वाइट ने बक्सा हान सेन को दे दिया था। हान सेन को डर था कि अगर वह वापस लौट आया तो वह राजकुमार 14 को रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर समय दिया जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने दिल का इस्तेमाल करो, सोचो, सुनो और देखो। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम पकड़ सकते हो उसे थामे रहो। हर दुख का कोई ना कोई हल जरूर है। उसके बाद मिस्टर वाइट ने हान सेन को एक कार्ड दिया। यही तो मैं इतने सालों से सोच रहा हूं।
तुम देख सकते हो, लेकिन याद रखना, किसी भी चीज में अपने विश्वास को बहुत ज्यादा मत डालो। तुम्हें इस जीवन में चीजों के बारे में अपनी राय बनानी होगी। असली जुबान मेन के एक हिस्से के लिए जरूरी है कि तुम अपने दिल की आस्था के साथ अभ्यास करो। मेरे पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं है। आज शायद मेरी जुबान मेन विरासत का अंत हो गया है। तुम जुबान मेन के आधे सदस्यों में गिने जाते हो। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम जुबान मेन की शिक्षाओं को जारी रखने और मेरी तकनीकों को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता खोज लोगे। तुम्हें औपचारिक रूप से जुबान मेन में शामिल होने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुबान मेन इतने भाग्यशाली होंगे कि उनके एक दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सचमुच खुद को सीखने के लिए समर्पित कर दिया है। हान सेन ने उसकी दलील ठुकराई नहीं। उसने खुशी खुशी कार्ड स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि मिस्टर वाइट का इस सब में ज्यादा दखल नहीं है, वरना वह हान सेन को जुबानतियान का गुप्त हुनर पहले न देता। दुनिया में कई धर्म और दल काम कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर धर्मों ने इंसान को सिर्फ यही सिखाया कि क्या करना है और किस पर विश्वास करना है। सिर्फ जुबान मेन ने ही इंसान को सिखाया कि कैसे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली के साथ अपने जुड़ाव को तलाशें और खोजें। इसलिए जुबान मेन के लिए प्रसिद्ध होना बहुत मुश्किल था। इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, इसलिए यह अन्य शिक्षाओं और धर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शिक्षा लोगों को भ्रमित करती थी। ज्यादातर लोग सांत्वना चाहते थे। वे जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए कोई मार्गदर्शन चाहते थे। लेकिन जुबान मेन में चीजों के बारे में खुद सोचना जरूरी था। आपको अपने भाग्य की बागडोर खुद संभालनी थी और अज्ञात की खोज करनी थी। भविष्य अज्ञात और परिवर्तनशील था। ये कठिन था। जिन लोगों में आवश्यक बुद्धि या सहनशक्ति नहीं थी, वे कभी भी इससे उबर नहीं पाए। इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल नहीं था कि जुबान मेन गुमनामी में खो गया। जुबान मेन का रास्ता ऐसा नहीं था जिसे बहुत से लोग स्वेच्छा से चुनते। मिस्टर वाइट के बोलने के बाद उन्होंने हान सेन के हाथ में रखे छोटे से डिब्बे की ओर देखा। उन्होंने कहा, अगर डिब्बे के बारे में मेरी धारणाएं सही हैं, तो इसमें पवित्र नेता का खजाना नहीं है। ये बस एक भ्रम है। असली खजाना अभी भी पवित्र नगर में कहीं छिपा है। लेकिन हमारी संयुक्त शक्ति अभी भी उस नगर के सभी रहस्यों का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब हम दोनों देवत्व प्राप्त कर लेंगे, तब हम वापस लौटकर नगर की खोज फिर से शुरू कर सकते हैं। मिस्टर वाइट, मेरी पीठ पर यह तस्वीर क्या है? हान सेन उस पेंटिंग के बारे में सोचकर अब भी घबरा रहा था। यह बहुत ही अजीब था। मिस्टर वाइट ने एक पल सोचा, फिर कहा, प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी के खून का इस्तेमाल स्याही की तरह किया गया था। तुम्हारी पीठ पर एक तस्वीर बनाई गई थी। मैं तस्वीर नहीं देख पाया, इसलिए मैं कोई ठोस दावा नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ गणनाएं कर ली हैं। एक भयानक घटना के बाद अभी भी कुछ अच्छी किस्मत की उम्मीद थी। वह तस्वीर जो भी थी, वह कोई बुरी चीज नहीं थी। किसी भयानक चीज के बाद सौभाग्य। इसका मतलब है कि कुछ भयानक होने वाला है। हान सेन चौंक गया। मिस्टर वाइट हंसे और बोले, तुम्हारा सफर बहुत कठिन होने वाला है। अच्छा होता अगर तुम मुझे ये बातें इतनी बेबाकी से न बताते। हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मिस्टर वाइट ने धीरे से कहा, जब तुम यीशा के पीछे नैरो मून वापस जाओ, तो तैयार रहना। मुझे विश्वास है कि एक्सट्रीम किंग अंततः तुम्हें अपने शासक के राज्य में बुला लेंगे। हान सेन उत्सुक था, इसलिए उसने पूछा, मिस्टर वाइट, आप एक्सट्रीम किंग का हिस्सा कैसे बने? मिस्टर वाइट ने धीरे से कहा, मैंने एक्सट्रीम किंग के सनकर का वेश धारण किया ताकि मैं उनके बीच रह सकूं। मैं उनके संसाधनों की ओर आकर्षित था, लेकिन मैंने वहां कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें भी सीखीं। मैं इसलिए रुका ताकि मैं उनके बारे में और जान सकूं। वह क्या था? हान सेन ने फिर पूछा। हम इंसानों में एक्सट्रीम किंग का ब्लड पल्स जीन होता है। हालांकि यह उस जीन का एक छोटा सा अंश मात्र है, फिर भी यह मौजूद है। और इसी तरह मैं बिना किसी की नज़र में आए खुद को एक्सट्रीम किंग के रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने में कामयाब रहा, मिस्टर वाइट ने कहा। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। हान सेन ने सिर हिलाया। उसने पहले भी इस संभावना पर विचार किया था, और अगर मिस्टर वाइट ने भी यही सोचा होता, तो यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वह गलत था। मिस्टर वाइट ने आगे कहा, जब एक्सट्रीम किंग किंग क्लास बन जाते हैं, तो वे अपने किंग बॉडी को जागृत कर सकते हैं। किंग बॉडी हमारे अभयारण्यों में मौजूद सुपर गॉड बॉडी से बहुत मिलती जुलती होती है। हालांकि एक मुख्य अंतर है, हमारे सुपर गॉड बॉडी स्वतंत्र हैं, जबकि उनके किंग बॉडी स्वतंत्र नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन को समझ नहीं आया।
मिस्टर वाइट ने कराहते हुए समझाया, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे महादेव शरीर हमारा ही एक हिस्सा है। उनके राजा शरीरों का बाहरी दुनिया और किसी रहस्यमय शक्ति से संबंध प्रतीत होता है। मैं अभी भी इसकी जांच कर रहा हूं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। मैं सब कुछ समझा नहीं सकता। हान सेन से बात करने के बाद मिस्टर वाइट ने कहा, मुझे जाना चाहिए। अगर आप जाते हुए बाएं मुड़ेंगे तो आपको जल्द ही यीशा मिल जाएगी। मिस्टर वाइट चले गए, लेकिन हान सेन अभी यीशा के पीछे नहीं गया। वह व्हाइट वेल की कमान वाली कुर्सी पर बैठे कंकाल के पास गया। उसने कंकाल के कपड़े उतार दिए और फिर कंकाल को एक डिब्बे में रख दिया। उसने वापस आकर उस आदमी को दफनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने की योजना बनाई। यह एक क्रिस्टलाइजर था। यह उसी नस्ल का कोई व्यक्ति लग रहा था। कपड़ों के टुकड़ों को अच्छी तरह साफ करने के बाद हान सेन ने उन्हें पहन लिया। उसने पारदर्शी आंखों का पट्टी अपने सिर पर लगाया और उसे लगा जैसे उसके विचार फैल रहे हों। उसका शरीर और उसकी दृष्टि विस्तृत हो गई। उस एहसास को बयां नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वेल उसके शरीर का हिस्सा बन रही हो। जानकारी की लहरें उसकी आंखों के पैच से होकर उसके दिमाग में उतर रही थीं। सीधे शब्दों में कहें तो हान सेन अब अपने दिमाग से सफेद वेल को नियंत्रित कर सकता था। मशीन चलाना अपने शरीर का इस्तेमाल करने जितना ही आसान था। हान सेन ने बड़ी सफेद वेल को बाईं ओर ले गया और वहां उसे यीशा मिल गई। यीशा समुद्र में तैर रही थी। उसने एक बड़ी वेल देखी और उसकी ओर लपकी। हान सेन किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए जल्दी से वेल से बाहर कूद गया। मेरी रानी, लोमड़ी रानी कहाँ है? हान सेन ने पूछा। यीशा ने सिर हिलाया, वो बच गई। तो फिर हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे पवित्र नगर से सामान मिल गया है। चलो अब चलते हैं। हान सेन ने फिर यीशा के साथ सफेद वेल को पवित्र आत्मा के सागर से बाहर निकाला। जब वे भूल भुलैया में पहुंचे तो हान सेन ने वेल को दूर रख दिया। वह विशाल वेल वाकई उस भारिंग जैसी ही थी। अपनी अंतरिक्ष तकनीक से वह सिकुड़ सकती थी। वह तब तक सिकुड़ती रही जब तक कि वह आंखों पर लगे पट्टी में गायब नहीं हो गई। वह बोतल में रखी एक छोटी सी वेल जैसी थी और जादुई लग रही थी। यीशा और हान सेन आइस ब्लू नाइट्स के अड्डे पर लौट आए, जहां उनकी मुलाकात आइस ब्लू नाइट किंग से हुई। ये साफ जाहिर था कि वह महल की भूल भुलैया में रास्ता नहीं बना पा रहा था और इसीलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया था। जब उसने यीशा और हान सेन को एक साथ वापस आते देखा तो आइस ब्लू नाइट किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। चाकू, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अभी भी जीवित हो, आइस ब्लू नाइट किंग ने उसके पास आकर कहा। मुझे डर है कि मेरा बचना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, यीशा ने गुर्राते हुए कहा। आइस ब्लू नाइट किंग ने भौहें चढ़ाईं। यीशा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जिंदा हूं। इसका मतलब है कि किसी को भी मेरे छात्र को परेशान करने की इजाजत नहीं है। अब समझ में आया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी। अगर मैं मर जाती तो तुम्हारे लिए बेहतर होता, यीशा ने पत्थर जैसी कठोर आवाज में कहा। आइस ब्लू नाइट किंग थोड़ा असहज सा हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। कुछ काम तो मुझे करने ही थे। मुझे आपकी नौकरी से कोई मतलब नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने मेरे छात्र को जबरदस्ती आइस ब्लू नाइट्स में घसीटा? उसकी मर्जी के खिलाफ? यीशा ने आइस ब्लू नाइट किंग को घूरते हुए कहा। आइस ब्लू नाइट किंग उदास दिखे और उन्होंने स्वीकार किया, हाँ। क्या तुम ही थे जिसने उसे पकड़ा था? यीशा ने पूछा। हाँ, आइस ब्लू नाइट किंग ने कहा। अगर तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो मेरे छात्र को यहां तक क्यों घसीट रहे हो? क्या आइस ब्लू नाइट्स को इसी तरह संभालते हो? यीशा फुसफुसाए। बर्फीला नीला नाइट किंग बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। आइस ब्लू नाइट किंग के साथ आया एक और आइस ब्लू नाइट गुस्से में उसे डांटने के लिए आगे बढ़ा। चाको, इतनी बदतमीजी मत करो। तुम खुद आइस ब्लू नाइट्स की सदस्य हो। तुम अपने कप्तान से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अब से मेरा आइस ब्लू नाइट से कोई नाता नहीं है। सब खत्म हो गया। यीशा ने उन सबको तिरस्कार से देखा। आइस ब्लू नाइट किंग ने भौहें चढ़ाई और कहा, चाकू, मैं तुम्हारे इस मूड का कारण समझता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम यूं ही नहीं कह सकते। मैं दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर तुम बात करना चाहो तो हम बाद में और अकेले में बात कर सकते हैं। अब हमारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। चलो। हान सेन, यीशा जाने के लिए मुड़ा। चाकू, बेतुका मत बनो। आइस ब्लू नाइट्स के अपने नियम होते हैं। तुम आइस ब्लू नाइट्स के सदस्य हो और तुम आइस ब्लू नाइट बनने के लिए ही पैदा हुए हो।
और एक दिन तुम आइस ब्लू नाइट्स की खातिर मरोगे। आइस ब्लू नाइट्स अपने किसी भी सदस्य को गद्दार बनने की इजाजत कभी नहीं देंगे, और इसके अलावा एक्सट्रीम किंग भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। आइस ब्लू नाइट किंग चुप हो गया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। येशा का शरीर बैंगनी हवा से भर गया था। किसी राक्षस की तरह उसने अपनी शक्ति से पूरे आइस ब्लू नाइट बेस को ढक लिया। अचानक बेस में मौजूद सभी लोग पीले पड़ गए। उसके दमन का भार उन पर इतना भारी था कि वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। देवीभूत, तुम देवताभूत हो गए। आइस ब्लू नाइट किंग और अन्य सभी आइस ब्लू नाइट्स दंग रह गए। मुझे माफ करना, क्या आप मुझे जो बता रहे थे उसे फिर से दोहराना चाहेंगे? येशा ने आइस ब्लू नाइट किंग और बाकियों पर एक अटल नजर डाली। किंग क्लास के सभी आइस ब्लू नाइट पीले पड़ गए थे। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि येशा की आंखों में देखे। आइस ब्लू नाइट किंग का चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर भावनाओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ आया था जिसे पहचानना मुश्किल था। आखिरकार उसने आह भरी और कहा, तुम्हें यहाँ रखने के मेरे अपने कारण हैं, लेकिन चूंकि तुम पहले से ही देवता हो, इसलिए मुझे लगता है कि आइस ब्लू नाइट्स तुम्हें यहाँ नहीं रख पाएंगे। ऐसे में मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। येशा ने आइस ब्लू नाइट किंग की तरफ देखा तक नहीं। वह हान सेन को साथ लेकर आइस ब्लू नाइट बेस से चली गई। मेरी रानी, ये तो कमाल था। वे बर्फीले नीले शूरवीर बहुत घमंडी लग रहे थे, लेकिन वे आपकी शान के आगे पेशाब करने को तैयार थे, हान सेन ने उसे बताया जब वह सफेद व्हेल को बेस से दूर ले जा रहा था। आइस ब्लू नाइट से विदा होने के बाद येशा और हान सेन ने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए बड़ी सफेद व्हेल का इस्तेमाल किया। वे नैरो मून की ओर वापस जा रहे थे। येशा बाओ र को पकड़े हुए थी। बोलते हुए उसने बाओ र को फल के टुकड़े खिलाए। एक्सट्रीम किंग के शूरवीरों के 10 समूह। वे सभी बहुत शक्तिशाली लगते हैं। वे जीनों ब्रह्मांड में भय पैदा करते हैं, यह विश्वास फैलाते हैं कि प्रत्येक शूरवीर में एक जाति को नष्ट करने की शक्ति है। लेकिन एक्सट्रीम किंग के अंदर शूरवीर अभी भी सिर्फ मोहरे हैं। वे गंदे काम करते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें कोई महत्वपूर्ण मिशन नहीं दिया जाता। अगर शूरवीरों का कोई भी सदस्य देवता बन जाता है तो उसे जाने की अनुमति है। वे अब शूरवीरों से बंधे नहीं हैं। यह एक्सट्रीम किंग्स का नियम है। आइस ब्लू नाइट किंग इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। आइस ब्लू नाइट्स जैसे शूरवीरों की एक शक्तिशाली रेजिमेंट को अभी भी केवल मोहरे ही माना जाता है। हान सेन ये सुनकर हैरान रह गया। उनके पास कोई भी देवता तुल्य सदस्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह एक्सट्रीम किंग की मुख्य सेना है तो आप उनकी शक्ति को बहुत कम आंक रहे हैं। येशा मुस्कुराई, फिर बोली, एक्सट्रीम किंग की मुख्य सेना शाही शूरवीरों से बनी है। हालांकि वे केवल एक्सट्रीम किंग के शुद्ध सदस्यों को ही भर्ती करते हैं, और सभी सदस्यों का कम से कम राजा वर्ग का होना जरूरी है। सही रक्त और पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके लिए बहुत ऊंची मांगें हैं। रॉयल नाइट्स के अलावा एक्सट्रीम किंग के कई अन्य संगठन भी हैं। उनमें से ज्यादातर कम प्रसिद्ध हैं। एक्सट्रीम किंग इतने शक्तिशाली हैं कि बहुत कम प्रजातियां उनका मुकाबला कर पाती हैं। स्काई पैलेस जैसी उच्च प्रजातियां भी एक्सट्रीम किंग के सामने लड़ाई में टिक नहीं पाती। वे एक्सट्रीम किंग को उनसे दूर रखने के लिए अति उच्च की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। यही एकमात्र कारण है कि एक्सट्रीम किंग ने कभी स्काई पैलेस को छुआ तक नहीं। मैं समझ गया। हान सेन को समझ नहीं आया कि एक्सट्रीम किंग कैसे काम करता है। उसने 1 मिनट सोचा, फिर पूछा, तो एक्सट्रीम किंग के लिए नैरो मून क्या है? हम किसी के नहीं हैं। येशा ने आह भरी और फिर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। हमारे बुजुर्ग कभी नर्क राजा के सेवक थे, लेकिन नर्क राजा का समय बहुत पहले बीत चुका है। अब चरम राजा के शासक को श्वेत राजा के नाम से जाना जाता है। नैरो मून में पहले कभी कोई देवता जैसा सदस्य नहीं रहा, लेकिन देवता जैसा बनने से रिबेट की राजनीति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। रिबेट को कभी भी शुद्ध नस्ल का नहीं माना जाएगा, इसलिए वे कभी किसी का पक्ष नहीं ले पाएंगे। वे कठपुतली बनकर रह जाएंगे। जब तक मेरी रानी यहाँ है, रिबेट पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध उच्च जातियों में से एक बन जाएगी। हान सेन ने तुरंत उसके जूते चाटने शुरू कर दिए। येशा उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। हान सेन और उसके दोस्तों और परिवार की सुरक्षा येशा पर निर्भर थी। येशा ने आंखें घुमाई, मुझे बताओ नैरो मून में क्या हुआ था? हान सेन ने उसे नैरो मून में घटी सारी बातें बता दी। उसने कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया, फिर भी सब कुछ सुनकर येशा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने मेरी सारी संपत्ति बांट ली। वे मेरे इकलौते छात्र के साथ क्रूरता कर रहे थे। वे सब बहुत ही घटिया बदमाश हैं। हान सेन का दिल छू गया।
अगर वह ऐसी बातें कह रही थी तो इसका मतलब था कि वह वाकई उसके लिए बहुत मायने रखता था। ये ठीक है कि उन्होंने मेरे छात्र को धमकाया, लेकिन उन्होंने मेरा महल चुरा लिया और मेरी सारी चीजें गंदा कर दी। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती, यीशा ने गुस्से से कहा। हान सेन पहले तो भावुक हो गया था, लेकिन अब उसकी बोलती बंद हो गई। उसने अपनी नाक रगड़ी और कहा, हाँ, तुम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम्हें उन सबको सबक सिखाना होगा। जैसे ही सफेद व्हेल बर्फ के नीले सिस्टम से बाहर निकली, हान सेन उसे उस जगह ले गया जहां नाइट रिवर किंग तैनात था। हालांकि उसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला और उसे उस अजीब बैंगनी चीज का एक भी निशान नहीं मिला जिसका जिक्र नाइट रिवर किंग बार बार करता था। हान सेन यहां तक कि बर्फीले नीले नाइट से मिलने भी गया, जिसने नाइट रिवर किंग का स्थान ले लिया था, लेकिन नाइट ने वहां तैनात रहने के दौरान कुछ भी अजीब नहीं देखा था। अजीब है, नाइट रिवर किंग उस बैंगनी चीज के बारे में क्या कह रहा था? उसने कोड में जो जर्नल एंट्रीज की थी, उनका क्या? हान सेन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिस्टम में रुककर यह जानने की योजना भी नहीं बनाई थी। हान सेन ने सफेद व्हेल को सिस्टम से बाहर कर दिया और नैरो मून की ओर वापस जाने का रास्ता तय किया। उसने अंडर ओवरबियरिंग को फिर कभी नहीं देखा, और न ही ब्लैक होल स्पाइडर को। उनका सामना कई और गैलेक्टिक श्रिम्प से हुआ। हालांकि श्रिम्प के हमले सफेद व्हेल की सुरक्षा को भेद नहीं पाए, और इसके अलावा कोई भी जीव सफेद व्हेल जितना तेज नहीं था। सफेद व्हेल जैसा शक्तिशाली जहाज होने से उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित थी, बशर्ते कि उनका सामना सिर्फ गैलेक्टिक श्रिम्प जैसे साधारण जेनोजेनेसिस से ही हो। अगर वे मुसीबत में पड़ते भी तो अंडर ओवरबियरिंग या ब्लैक होल स्पाइडर जैसे किसी जीव से टकराने की वजह से। बेशक अगर ऐसा हुआ भी तो उनके साथ देवता रूपी कुलीन यीशा भी थे। उनकी यात्राएं अच्छी रहीं। यीशा और हान सेन पूरी सुरक्षा के साथ अराजकता की व्यवस्था से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वे जल्द ही नैरो मून में वापस आ जाएंगे। ... यार क्या हुआ? हर ग्रह के हर कुलीन को फुल मून हॉल जाने का आदेश क्यों दिया गया है? सुना नहीं? चाकू रानी वापस आ गई है। चाकू रानी वापस आ गई है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो लगा था कि वो अराजकता की व्यवस्था में मर गई। सभी कुलीनों ने भी यही सोचा था, इसीलिए उन्होंने बिना किसी डर के उसकी विरासत की संपत्ति लूट ली। लेकिन वह सचमुच वापस आ गई है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह देवत्व प्राप्त करके वापस आए है। क्या क्वीन को देवता का दर्जा मिल गया है? ये तो कमाल है। हम रिबेट में आखिरकार एक देवता का दर्जा पा चुके हैं। अब कौन हमें कम आंकने की हिम्मत करेगा? क्वीन बहुत ज्यादा ताकतवर है। तेही, ये हमारे लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन उन रईसों का क्या जिन्होंने उसकी चीजें बांट ली? उन्होंने उसकी विरासत चुरा ली और उसके शिष्य हान सेन को अपने पैरों तले कुचल दिया। अब जब वह देवी बनकर वापस आए हैं तो वे जरूर कांप रहे होंगे। उन्हें यही मिलना ही था। उन्हें लगता है कि वे बहुत ऊंचे और ताकतवर हैं, इसलिए एक छात्र को धमका रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन रईसों को डांट पड़ेगी। वे हमेशा हमें धमकाते हैं, है ना? और हम कभी पलटवार नहीं कर सकते। अब जब वे मुसीबत में हैं, तो यही उनकी सजा है। जब नैरो मून के लोग नाइफ क्वीन की वापसी पर चर्चा कर रहे थे, फुल मून हॉल में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस नाइफ। हान सेन तो बस एक बाहरी व्यक्ति है। उसमें वो सब कुछ नहीं है जो हमारा पवित्र बालक बनने के लिए जरूरी है, एक बुजुर्ग ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। फूल राजा ने कहा, चाकू मिस, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अनुचित है? पवित्र बालक हमेशा से ही रिबेट में सबसे अच्छा और सबसे होनहार रहा है। हान सेन तो हमारे जैसा भी नहीं है। अगर हम उसे अपना पवित्र बालक बनने के लिए मजबूर भी करें तो भी हमारे बाकी नागरिक इस चयन का कड़ा विरोध करेंगे। मिस नाइफ, जरा इस बारे में सोचो। ब्लैक मून किंग हान सेन को पसंद करता था, लेकिन उसे भी यह सही नहीं लगा। उन्होंने अपनी पूरी जाति को नाराज करने का जोखिम उठाया था। सभी कुलीन लोग हान सेन को पवित्र बालक चुनने के यीशा के फैसले के खिलाफ बहस कर रहे थे। फुल मून हॉल इतनी जोरदार आवाजों से भरा हुआ था कि उसकी आवाज किसी सुपरमार्केट से भी ज्यादा तेज थी। मून व्हील किंग ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने यीशा की ओर देखा और कहा, चाकू, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने तुम्हारे और हान सेन के प्रति कोई लिहाज नहीं दिखाया। हम उसे वह सब कुछ दे सकते हैं जिसका वह हकदार है, लेकिन पवित्र बालक का पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जाति की विरासत और गौरव को प्रभावित करता है। किसी बाहरी व्यक्ति को ये पद देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। तुम्हें इस फैसले पर और विचार करना चाहिए। क्या आप लोगों का काम हो गया? यीशा कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरहाने बैठी थी।
उसने वहां इकट्ठा हुए सभी रईसों को ठंडेपन से देखा। जब उसकी नजरें बारी बारी से उन सभी पर पड़ी तो सभी रईसों को एक गहरी ठंडक महसूस हुई। उसकी नजर के बोझ तले वे एकदम खामोश हो गए। यही हाल फूलों के राजा का भी था और बाकियों का भी। जब सबकी बातचीत बंद हो गई तो यीशा ने धीमी सोची समझी आवाज में कहा, अगर मैं जिद करूं कि हान सेन हमारा पवित्र बच्चा बन जाए तो क्या होगा? चाकू रानी, अगर आप जिद करती हैं तो आपको हमारी नासमझी के लिए माफ करना होगा। बुजुर्ग इस बात से कभी सहमत नहीं होंगे और मुझे यकीन है कि यहाँ फुल मून हॉल में कोई भी राजा इससे सहमत नहीं होगा। बुजुर्ग परिषद के सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते रहे। चाकू रानी, हम रिबेट की विरासत और गौरव को बचाए रखने के लिए आपकी योजना पर आपत्ति जता रहे हैं। हम रिबेट के लिए बनाई गई हर चीज को नष्ट नहीं होने दे सकते। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं पूरी रिबेट को नष्ट कर रहा हूं? यीशा ने ठंडे स्वर में पूछा। चाकू रानी, हमारा यह मतलब नहीं था। बुजुर्ग कुछ और कहना चाहते थे लेकिन यीशा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। यीशा ने अपनी नजरें रईसों पर घुमाई और चंद्र चक्र राजा पर रुक गईं। मैंने आप सभी को यहाँ अपने फैसले के बारे में बताने के लिए बुलाया है। मैंने आपको इस मामले पर अपनी राय देने के लिए नहीं बुलाया है। आज से हान सेन रिबेट का पवित्र बालक है। अगर आपको इस फैसले से कोई समस्या है तो मुझे अभी बताएं। कई रईस स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने विरोध किया लेकिन कोई भी यीशा से मुकाबला नहीं करना चाहता था। सबने चंद्र चक्र राजा की ओर देखा। मून व्हील किंग ने भौहें चढ़ाई और यीशा की तरफ देखा। अगर हम सब एक साथ विरोध करें तो क्या होगा? यीशा हंस पड़ी। वह खड़ी हो गई, चंद्र चक्र राजा की उपेक्षा करते हुए। उसने सभी कुलीनों को नीची नजरों से देखा और धीरे से कहा, सुनो लोगों, अब से नैरो मून मेरा नैरो मून है। रिबेट की केवल एक ही रानी है। जो मेरा अनुसरण करेगा वह जीवित रहेगा, लेकिन जो मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी किसी भी आज्ञा का सीधे उल्लंघन करते हैं तो मैं आपको अपना शत्रु मान लूंगा। नैरो मून के दल को भरने के लिए मुझे नए रक्त के इंजेक्शन से कोई आपत्ति नहीं है। ... अगले कुछ महीनों में रिबेट में राजनीतिक अस्थिरता छा गई। सत्ता में लोग बदलते रहे और परिवार रोजाना उठते गिरते रहे। हान सेन यीशा की निर्णायकता की सचमुच प्रशंसा करता था। एक बार जब उसने मन बना लिया तो उसने बिना पीछे मुड़े रिबेट सोसाइटी की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। पहले उसमें इतनी हिम्मत से सत्ता हथियाने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब जब उसे देवता मान लिया गया था तो वह अपने खिलाफ उठने वाले किसी भी व्यक्ति को दबा सकती थी। वह अकेले ही शासन करती थी, जिससे जटिल मुद्दे बहुत जल्दी सुलझ जाते थे। लेकिन दूसरी समस्याएं भी सामने आने लगीं। रिबेट समाज में कई अलग अलग गुट थे और कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि क्या यीशा अपनी तानाशाही बनाए रखते हुए बिखरे हुए समाज को एकजुट कर पाएगी। कुछ मुद्दे सिर्फ सत्ता से नहीं सुलझ सकते। सिंहासन पर कब्जा करना यीशा का पहला कदम था, लेकिन उसके आगे अभी लंबा सफर तय करना था। हान सेन को यीशा पर पूरा भरोसा था, लेकिन सच कहूं तो उसने रिबेट की राजनीतिक उथल पुथल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह मिस्टर वाइट द्वारा दी गई जानकारी की जांच पड़ताल में व्यस्त था। जुबान मेन की तकनीकें बहुत गहरी थीं। इसमें बहुत सी जानकारी थी जिसे छानना था, जिसमें कुछ जेनो कलाओं से कहीं ज्यादा शामिल थी। हान सेन ने जो कुछ पढ़ा था उसे पूरी तरह समझने में उन्हें कई 100 साल लग गए। ऐसी कई बातें थीं जिन्हें सिर्फ किताब पढ़कर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता था, बल्कि उन्हें हर व्यक्ति को समझना पड़ता था। जुबान मेन की शिक्षाएं इसी तरह का ज्ञान थीं। हान सेन ने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने की योजना बनाई जो उसकी ओर से जुबान मेन के बारे में जानकारी पर शोध कर सके और ये तय कर सके कि मनुष्यों के लिए सीखने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त हो सकती है। वह गठबंधन में एक विशेष स्कूल भी स्थापित करना चाहता था जो अन्य मनुष्यों को जुबान मेन की तकनीकें सिखाए। वह ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता था और जुबान मेन की वंशावली का विस्तार करना चाहता था। ये वैसा ही था जैसा मिस्टर वाइट ने कहा था, यदि प्रत्येक 10 लाख में से 1 या 2 लोग जुबान मेन के धार्मिक मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम हो जाएं, तो ये पर्याप्त होगा। हैरानी की बात है कि जी यानरान ने इस विषय में रुचि दिखाई। हान सेन ने तुरंत ये प्रोजेक्ट उसे सौंप दिया, लेकिन जी यानरान ने हान सेन की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। जुबान मेन दर्शन पढ़ाने के लिए स्कूल बनाने के बजाय उसने एक मार्शल हॉल खोला। वहां वह शुरुआत में जुबान मेन मार्शल आर्ट सिखाती, जबकि जुबान मेन के दर्शन बाद में सिखाए जाते। कोई भी उस चीज को संजोकर नहीं रखेगा जो आसानी से अर्जित की गई हो, और जुबान मेन का सोचने का तरीका हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है।
इसके लिए बहुत ज्यादा दिल की जरूरत होती है। उन्हें इस तरह सिखाने से ज्यादा लोगों द्वारा उनके दर्शन को स्वीकार किए जाने की संभावना है, जी यानरान ने समझाया। जी यानरान की सोच हान सेन को सही लगी। उसने तो बस जुवान मेन की गुप्त तकनीकें ही सीखी थीं। असल में वह खुद जुवान मेन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता था। संभावित छात्रों को जुवान मेन की तकनीकों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा, इसलिए उनके लिए इसे सीखना शायद समय की बर्बादी होगी। बहुत कम लोग इसे कभी समझ पाएंगे। अगर हम एक स्कूल भी शुरू नहीं कर सकते तो क्या आपको सचमुच लगता है कि आपका मार्शल हॉल काम करेगा? हान सेन ने पूरी तरह से विरोध करने के लिए पूछा। जी यानरान हंस पड़ी। यह आसान होगा। हमें सिर्फ एक विज्ञापन के लिए तुम्हारा बड़ा चेहरा चाहिए और हमारे दरवाजे उच्च वर्ग के समाजसेवियों से भर जाएंगे जो नामांकन के लिए भीख मांगेंगे। उन्हें बस ये सुनने की जरूरत है कि ये तकनीकें महान हान सेन ने अपनाई थीं। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वे अपने बच्चों को हमारे मार्शल हॉल में दाखिला दिलाने के लिए मरते दम तक लड़ेंगे और कोई भी हथकंडा अपनाएंगे। मिस्टर वाइट का इरादा जुवान मेन का विस्तार देखना था। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप सिर्फ उच्च वर्ग की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। जी यानरान हंसे और बोले, चिंता मत करो। वर्षों से ज्यादातर विचार उच्च समाज से शुरू होते हैं। एक बार जब कोई विचार धनी और शक्तिशाली लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे निम्न वर्ग तक पहुंचाना आसान हो जाता है। ये बात विशेष रूप से जुवान मेन के आदर्शों के मामले में सच है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोगों को अपने आदर्शों के बारे में समझाने के लिए लंबी यात्राएं करते थे। अब हमें बस समय और विज्ञापनों की जरूरत है। प्रिय, अपनी पूरी ताकत मत लगाओ। तुम्हें कुछ और मदद भी लानी चाहिए। हान सेन खुद उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठा सकता था, बेशक अगर वह जिम्मेदारी उठाने को तैयार थी तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हान सेन पवित्र नगर से जो बक्सा लेकर गया था वह बंद था, इसलिए वह उसे खोल नहीं पाया। उसने उसे कई तरीकों से खोलने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यशा की शक्ति भी जैद पत्थर के बक्से को तोड़ने के लिए नाकाफी थी। चूंकि हान सेन को पता नहीं चल पाया था कि अंदर क्या है, इसलिए उसने बक्से को कुछ देर के लिए दूर रख दिया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान हड्डी की सुई पर लगाया। ये वही सुई थी जो हान सेन ने महल की भूल भुलैया से निकाली थी। उसके अंदर अभी भी देवत्व प्राप्त रक्त की 12 बूंदें थीं। वे 12 अलग अलग देवत्व प्राप्त रक्त नारियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। हान सेन ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। पहले वह उन पर शोध करना चाहते थे। क्योंकि हान सेन के शरीर में अभी भी भूत अस्थि शक्ति अधिक थी जितना वह उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे वर्तमान में उस ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं थी जो देवीकृत रक्त स्पंदनों द्वारा प्रदान की जाती थी। उन्होंने कुछ देर तक रक्त की धड़कनों पर विचार किया और अंततः उन्होंने एक बूंद पीने का निर्णय लिया। हान सेन ने रक्त दानव से प्राप्त बूंद को पीने का फैसला किया। वह रक्त तत्व की थी। वह देखना चाहता था कि क्या इससे उसके रक्तनाली सूत्र को मदद मिल सकती है। हान सेन ने हड्डी की सुई को अपनी छाती के ऊपर उठाया और फिर उसे अपने दिल में घुसा लिया। यह कोई सामान्य डॉक्टर द्वारा दिया जाने वाला अंतःशिरा इंजेक्शन नहीं था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति हान सेन की तरह इसे आजमाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। इसे घर पर ना आजमाएं। हड्डी की सुई उसके हृदय में घुस गई और उसके रक्त की एक बूंद उसके हृदय में गिर गई। हान सेन देवीकृत रक्त को परिष्कृत करना शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक घोषणा गूंजती सुनाई दी। देवीकृत जीन का सफल संचार। देवीकृत जीन जोड़ 1। देवीकृत प्रगति 1/100 है। उस घोषणा के बाद हान सेन को लगा कि उसके दिल में एक डरावनी शक्ति फूट पड़ी है और उसके शरीर के हर कोने में फैल गई है। जैसे ही नई शक्ति उसके अंदर से गुजरी, उसकी कोशिकाएं सिहर उठीं और वह बदलने लगा। उसके शरीर से मानो पुरानी कोशिकाओं की परत दर परत उतरती हुई महसूस हो रही थी। ये पूरी प्रक्रिया एक दिन तक चली और फिर खत्म हो गई। फर्श पर एक काले पदार्थ के निशान बिखरे हुए थे, मानो किसी मरे हुए सांप के चमड़ीदार अवशेष हों। ये काफी डरावना लग रहा था। हान सेन, सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी, जीन बैटल बॉडी, म्यूटेंट ब्लड ड्यूक स्पेल मार्क्विस डोंगक्सुआन मार्क्विस जेड स्किन ड्यूक। स्तर ड्यूक, ड्यूक जीन 17। देवत्व प्रगति 1/100। जीवनकाल 1100। हान सेन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवी में प्रगति का क्या मतलब होता है। क्या देवत्व प्राप्त जीन पहले वाले जीन से अलग होते हैं? देवत्व प्राप्त प्रगति का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि जब संख्या 100 तक पहुंच जाएगी तो मैं देवत्व प्राप्त कर लूंगा?
क्या मैं किसी अन्य जीन का अधिकतम उपयोग किए बिना देवत्व प्राप्त कर सकता हूं? हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हान सेन ने अपना एक देवत्व प्राप्त करने के बाद खुद का अध्ययन किया। उसका शरीर बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे जीन बेहतर हो गए हों। हालांकि जो नहीं सुधरा था वह था उसका स्वास्थ्य। यह अभी भी एक ड्यूक के स्तर का था। हान सेन ने रक्त की एक और बूंद को शुद्ध करने की कोशिश की। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी। हान सेन का शरीर फिर से बदल गया और उसे एक अतिरिक्त दैवीय जीन पॉइंट प्राप्त हुआ। उसकी दैवीय प्रगति 2/100 हो गई। उसकी फिटनेस में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अगर वह देवत्व प्राप्त जीन अर्जित कर सकता था तो इसका मतलब था कि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे मनुष्य ग्रहण कर सकते थे। इससे हान सेन की कई चिंताएं दूर हो गईं और उसने शेष देवत्व प्राप्त रक्त को अवशोषित कर लिया। अगले 2 हफ्तों में हान सेन ने अपने देवीकृत रक्त को परिष्कृत किया। उसकी देवीकृत प्रगति 12/100 हो गई और शोधन प्रक्रिया के बाद उसकी फिटनेस में काफी वृद्धि हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि हान सेन को देवीकृत रक्त नाड़ी प्राप्त करने के बाद कोई विशेष रक्त नाड़ी शक्तियां प्राप्त नहीं हुई। मुझे और देवत्व प्राप्त जीन कहां से मिलेंगे? एक बार जब मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा तो शायद मैं पता लगा पाऊंगा कि यह क्या करता है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि अकेले देवत्व प्राप्त प्राणियों को मारना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वर्तमान शक्ति के हिसाब से यह एक असंभव कार्य था। यह अफसोस की बात है कि उस छोटी लाल चिड़िया ने मेरे सन रेवन को खा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कोशिश कर सकता था। शायद मैं किसी देवता का मांस खा सकता, हान सेन ने मन ही मन सोचा। उस छोटी लाल चिड़िया के बारे में सोचते हुए हान सेन ने चिड़िया के घोंसले में रखे अंडे को फिर से देखा। हान सेन चौंक गया। घोंसले से कई अजीबोगरीब पदार्थों की जंजीरें निकल रही थीं और लाल अंडे में चुभ रही थीं। अंडे का लाल रंग जोर से चमक रहा था, मानो उसे लाल आग जला रही हो। क्या छोटी लाल चिड़िया अंडे से निकलने वाली है? हान सेन ने आश्चर्य से सोचा। लेकिन देखते देखते हान सेन के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। चिड़िया के घोंसले से जुड़ी पदार्थ की जंजीरें अंडे में वापस खींचने लगीं और घोंसला टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगा। सूखी घास के टुकड़े घोंसले से गिरकर हवा में धूल में बदल गए। जमीन पर पहुंचने से पहले ही वे पूरी तरह से घुलकर गायब हो गए थे। अरे नहीं, क्या ये छोटा सा जीव घोंसले की सारी ऊर्जा सोख लेगा? हान सेन घोंसले को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लाल लौ से टकराया, उसका शरीर बूढ़ा और मुरझा गया। पल भर में वह इतना बूढ़ा हो गया कि मरने के कगार पर लग रहा था। हान सेन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब उसका हाथ लाल लौ के पास नहीं रहा तो उसका शरीर सामान्य हो गया। अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था। विघटित पक्षी के घोंसले को देखकर हान सेन का दिल पसीज गया। और एक और वजह थी कि यह एक बहुत गंभीर समस्या थी। रानी बाई वेई ने उससे चिड़िया के घोंसले को थामे रखने को कहा था। अगर रानी बाई वेई खोए हुए घोंसले को लेने वापस आ गईं, तो क्या होगा? तब वह क्या करेगा? हालांकि ये सोचना व्यर्थ था। अंडा पहले ही घोंसले की अधिकांश ऊर्जा सोख चुका था। सूखी घास धूल में बदल चुकी थी और इस प्रक्रिया को उल्टने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। अंडे की लाल लौ और भी तेज होती गई और अंडा पतला और पारदर्शी होता गया। जैसे जैसे अंडा पारदर्शी होता गया, वह देख पा रहा था कि उसके अंदर क्या है। नन्हा लाल पक्षी अभी भी अंडे के अंदर दुबका हुआ शांति से सो रहा था। उसका शरीर आग से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी नींद से जाग रहा हो। जब अंडे का छिलका कागज जितना पतला हो गया तो आखिरकार वह टूट गया। छिलका चूर चूर होकर आग में जलकर राख हो गया। छोटा लाल पक्षी बाहर गिर गया। उसने अपने पंख फैलाए और उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। वह लाल फीनिक्स बन गया। वह तुरंत हवा में उड़ गया। उसने हान सेन के चारों ओर 3 चक्कर लगाए, बार बार उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। उस हरकत ने हान सेन को चौंका दिया। उसके शरीर पर लगी आग कोई साधारण आग नहीं थी। हान सेन ने उसे अभी अभी छुआ था और वह बुढ़ापे से लगभग मर ही गया था। उसे चिंता थी कि अगर अब वह चिड़िया उस पर बैठ गई तो वह इतना बूढ़ा हो जाएगा कि खुद धूल में मिल जाएगा। हान सेन घबरा गया जब छोटा लाल पक्षी जमीन पर उतरा। कम से कम उसकी आग तो बुझ गई थी। अब वह बिल्कुल एक छोटे लाल पक्षी जैसा लग रहा था। वह हान सेन के कंधे पर बिल्कुल वैसे ही उतरा जैसे पहले बैठता था। हान सेन ने आह भरी। शुक्र है, उस छोटे लाल पक्षी में थोड़ी बहुत बुद्धि थी। अगर उसने अपनी शक्ति पर लगाम न लगाई होती तो शायद उसके लिए हालात बुरे हो सकते थे। छोटी लाल बाओ एर बाहर से लड़खड़ाती हुई अंदर आई।
छोटी लाल चिड़िया को देखकर वह बहुत खुश लग रही थी। छोटा लाल पक्षी हान सेन के कंधे पर चुपचाप बैठा था, लेकिन जब उसने बाव र की आवाज सुनी तो वह तुरंत चौंक गया। वह बाव र के हाथ की ओर उड़ गया और बाव र को अपने पंखों को सहलाने दिया। पक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह ध्यान अच्छा लग रहा हो, और उसने अपना सिर बाव र के सहलाने के लिए वहीं रखा। यह क्या है? मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हें पता है। हान सेन ने अपने होंठ उठाए। उसने छोटी लाल चिड़िया को एक अरुचिकर मुस्कान के साथ देखा। छोटे लाल पक्षी ने हान सेन के हाव भाव को पहचान लिया था, इसलिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से बाव र के पीछे उड़ गया। उसने बाव र के कंधे के ऊपर से अपना सिर निकालकर हान सेन को देखा। इस आदमी ने सूर्य कौवे का मांस खाया। इसे देवता मानना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यह आदमी अभी भी इतना छोटा क्यों है? हान सेन उलझन में था, लेकिन उस छोटे लाल पक्षी के भीतर की शक्ति उसके ओहदे का सबूत थी। हान सेन भी उसकी आग का एक पल भी सामना नहीं कर सकता था। वह निश्चित रूप से एक देवता जैसा प्राणी था। उन दिनों हान सेन को अच्छा लग रहा था। यीशा द्वारा उसे रिबेट का पवित्र बालक बनाए जाने के बाद उसे ढेर सारे संसाधन मिले। ग्रहण ग्रह उसके नियंत्रण में रहा और उसे 8 और ग्रह और ढेर सारे अलग अलग खजाने भी मिले। भविष्य में हान सेन को और भी संसाधन मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर अभी भी भूत की हड्डी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसे अभी और संसाधनों की जरूरत नहीं थी, इसलिए फिलहाल उसने जो भी संसाधन मिले थे उन्हें जमा करके रखने की योजना बनाई। हान सेन कई आत्माओं को ग्रहण ग्रह पर लाया था, और जब वे मार्क्विस बन गए तो उन्होंने जीनो ब्रह्मांड की खोज के लिए ग्रह छोड़ दिया। सिक्स पाथस किंग, मिंगयू और मोमेंट क्वीन अपनी यात्राएं पहले ही शुरू कर चुके थे। हान सेन को सिक्स पाथस किंग की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, और मिंगयू गु किंगचेन के साथ चली गई। हान सेन चाहता था कि मोमेंट क्वीन उसके साथ रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। वह अकेले ही आगे बढ़ना चाहती थी। हान सेन ने उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। मोमेंट क्वीन काफी समय से उसके साथ थी। उनके शुरुआती दिनों में हान सेन उसके लिए एक खतरा बनकर आया था, लेकिन आखिरकार काफी समय बाद उसने उसे अपने वश में कर लिया। उन्हें एक दूसरे पर इतना भरोसा था कि वह उसे जीनो यूनिवर्स में लाने में सहज था। हान सेन के लिए पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चल सका। जिंदगी ने जल्द ही साबित कर दिया कि हान सेन के लिए हमेशा कोई न कोई चिंता का विषय रहता है। उसे खबर मिली कि एक्सट्रीम किंग का एक दूत नैरो मून से मिलने आ रहा है। इस बार दूत का नेता 14वां राजकुमार बाई कैंगलांग होगा। नाम सुनते ही हान सेन की चिंता और बढ़ गई। प्राइम ने राजकुमार 14 की सेवा की थी। एक्सट्रीम किंग के प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि वे यीशा को उसके देवत्व की प्राप्ति पर बधाई देने आए थे, लेकिन ऐसे साधारण शिष्टाचार के लिए आमतौर पर राजकुमार 14 की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। रिबेट जैसी छोटी जाति में एक देवता रूपी योद्धा वस्तुतः एक देवता ही था। हालांकि एक्सट्रीम किंग के लिए देवता रूपी दर्जा प्राप्त करना ही किसी को असाधारण बनाता था। वे अपने ही कई सदस्यों द्वारा हासिल की गई उपलब्धि पर यीशा को बधाई देने के लिए इतनी दूर एक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगे। जब हान सेन को पता चला कि बाई वेई दूत का हिस्सा है, तो उसे पता चल गया कि मिस्टर व्हाइट सही थे। उसे एक्सट्रीम किंग के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर मिस्टर व्हाइट का अंदाजा सही है तो एक्सट्रीम किंग के साथ जाना मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। जीरो और मेंगर को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं शायद उन्हें एक्सट्रीम किंग से बचा नहीं पाऊंगा। उन्हें नैरो मून में यीशा के संरक्षण में रहना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, और अब जब मेरे पास संसाधन है तो उन्हें बिना ज्यादा मुश्किल के ड्यूक बन जाना चाहिए। हो सकता है कि वे किंग रैंक तक भी पहुंच जाएं। हालांकि मुझे रक्त किरण तो लेना ही होगा। इसकी शक्ति जरूर मदद कर सकती है, लेकिन क्या मुझे छोटी लाल चिड़िया लानी चाहिए? हान सेन हिचकिचा रहा था। हान सेन गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक उसने ऊपर देखा और अपना चेहरा बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर मोड़ लिया। वहां उसने एक नीले वस्त्रधारी पुरुष को एक सफेद वस्त्रधारी महिला को अपने बगीचे में ले जाते देखा। सफेद वस्त्रधारी महिला रानी बाई वेई थी। हान सेन को नहीं पता था कि वह नीले वस्त्रधारी पुरुष कौन था, लेकिन उसके चलने के तरीके से हान सेन अंदाजा लगा सका कि वह पुरुष 14वें राजकुमार बाई कैंगलांग थे। हान सेन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वे उसे ढूंढने आए थे, लेकिन उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दोनों के उसके बगीचे में आने से पहले किसी ने उसे चेतावनी नहीं दी थी। आमतौर पर किसी को उनके आने की सूचना देनी चाहिए थी। अगर वे जबरदस्ती अंदर घुस भी गए तो भी किसी को हान सेन तक संदेश पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हान सेन को कोई चेतावनी नहीं मिली थी।
बेस में काम पहले की तरह चलता रहा। बाई कैंगलांग बाई वेई को बगीचे के सबसे गहरे हिस्से में ले आया। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और बाई कैंगलांग को गौर से देखा। वह 30 साल का आदमी लग रहा था। वह सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसमें एक सहज शक्ति का भाव साफ झलक रहा था। वह ऐसे चल रहा था मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। वह कितना आज़ाद लग रहा था। हालांकि वह हानसेन के बगीचे से गुजर रहा था, बाई कांगलांग ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे घर पर ही हो। वह हानसेन के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने पत्थर की मेज पर रखी चायदानी और प्याला उठाया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। उसने कहा, ये चाय बढ़िया है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये चाय का कप ड्यूक के जेनोजेनिक जीन के एक हिस्से के लिए है। मैं इस आदान प्रदान की सराहना करता हूँ, हानसेन ने विनम्रता से कहा। बाई कांगलांग हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लालची लोग पसंद हैं। उसके बाद बाई कैंगलांग की मुस्कान गायब हो गई। उसने हानसेन को गंभीरता से देखा और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी कीमत कितनी है? 100 किन श्रेणी के जेनोजेनिक जीन, हानसेन ने कहा। अच्छा, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सस्ता है। आप वाकई इस कीमत के लायक हैं, बाई कांगलांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने जोर से सिर हिलाया। 1 साल के लिए, हानसेन ने बात पूरी की। बाई कैंगलांग ने हानसेन को हैरानी से देखा। एक स्ट्रीम किन के 14वें राजकुमार के लिए 100 किन क्लास जेनोजेनिक जीन कोई बड़ी कीमत नहीं थी। लेकिन एक ड्यूक से 1 साल की मामूली सेवा के बदले 100 किन क्लास जेनोजेनिक जीन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस कीमत में 14वें राजकुमार 12 ड्यूक से जीवन भर की सेवा खरीद सकते थे। तुम्हें हमेशा के लिए खरीदने में कितना खर्च आएगा? बाई कैंगलांग ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी पर गुस्सा नहीं। 1 साल के लिए 100 किन क्लास जेनोजेनिक जीन की कीमत तय है। मैं यहाँ कोई सेल या थोक मूल्य नहीं देता। आप हर साल खरीदते हैं जब तक आप चाहें, हानसेन ने ईमानदारी से कहा। बाई कांगलांग हंसा। उसने एक पट्टिका निकाली और उसे मेज पर रख दिया। उसने कहा, मैं इससे 100 साल के लिए आपकी सेवाएं खरीदूंगा। मैं कल जा रहा हूँ। यह आपको तय करना है कि आप हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद बाई कैंगलांग उठकर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हानसेन ने मेज पर रखी पट्टिका को देखा। ये हरे रंग की जैड की पट्टिका थी जो लगभग एक आदमी के हाथ के आकार की थी। दोनों तरफ ड्रैगन के चित्र थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने पंजों में एक गेंद पकड़े हुए हों। पट्टिका के दोनों तरफ कैंगलांग नाम लिखा था। ये 14वें भाई का शाही रक्षक पट्टिका है। उसके शाही रक्षक में शामिल होने के लिए तुम्हें कम से कम राजा वर्ग का होना जरूरी है, बाई वेई ने समझाया। हालांकि 14वें राजकुमार जा चुके थे, फिर भी वह वहीं खड़ी हानसेन को घूर रही थी। मैं तो बस एक मामूली ड्यूक हूँ। मैं राजकुमार 14 के नियमों को तोड़ने के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हानसेन ने टैबलेट से खेलते हुए कहा। भाई 14 यहाँ तुम्हारी शिक्षिका नाइफ क्वीन को भर्ती करने आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वह दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की तलाश में है, जो कि तुम हो। वह तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम उनकी छात्रा हो। बाई वेई कुछ देर रुकी और फिर बोली, लगता है तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसलिए किसी सौदे के लिए राजी नहीं हो जाऊंगा क्योंकि कोई नाराज है। हानसेन ने कंधे उचका दिए। बाई वेई ने अचानक अपना हाथ हानसेन की ओर बढ़ाया, इसे मुझे दे दो। क्या? हानसेन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए पूछा। मुझे वह मत दो। अमर पक्षी का घोंसला मुझे दे दो, बाई वेई ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम इसे ले नहीं सकते। मैं इसे वापस क्यों दूं? हानसेन को उल्टी सी महसूस हुई। चिड़िया का घोंसला उस छोटी लाल चिड़िया ने तोड़ दिया था, इसलिए लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं इसे लूं या छोड़ दूं, यह मेरा फैसला है। और मैं तुम्हें इसे वापस देने के लिए कह रही हूं। बाई वेई की आवाज ठंडी थी। मैं इसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन पिछली बार जब मैंने इसे इस्तेमाल किया था तो ये टूट गया था। हानसेन ने क्षमाप्रार्थी भाव से स्वीकारोक्ति करते हुए अपने हाथ खोले। हानसेन को नहीं लगा कि वह इस तथ्य को छिपा सकता है कि चिड़िया का घोंसला गायब हो गया है, इसलिए उसके पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब बाई वेई ने उसकी माफी सुनी तो वह हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक चोर से इससे बेहतर बहाना चाहिए। तुम्हें पता है, बाई परिवार ऐसा नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से नजरअंदाज कर सको। बाई वेई को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि अमर पक्षी का घोंसला, जो एक देवता जैसी चीज थी, टूट गया है। कोई देवता जैसा कुलीन भी उसे नहीं तोड़ सकता था। ये सच है।
मैं झूठ नहीं बोल रहा। हान सेन ने उसे बहुत गंभीरता से देखा और अपने चेहरे पर मासूमियत का भाव ला दिया। बाई वेई ने व्यंग्य किया और आंखें घुमाईं। उसे ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। ठीक है, अगर तुम इसे वापस नहीं करना चाहती तो मेरी शाही रक्षक बनकर अपना कर्ज चुकाओ। बाई वेई ने खुद के लिए एक कप चाय डाली, मानो वह कोई रेपो महिला हो। 10 साल। हान सेन ने दांत पीस लिए, मानो उसने अभी अभी कोई बड़ा फैसला लिया हो। बाई वेई साफ मुस्कुराए। उसने चाय की चुस्की ली और फिर साफ साफ कहा, मेरी सेवा करना तो बस कर्ज पर ब्याज चुकाने का एक तरीका है। जब तुम अमर चिड़िया का घोंसला लौटा दोगे तब जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं करूंगी। ये कैसे काम करता है? हान सेन ने पलकें झपकाईं। बाई वेई मुस्कुराए। मुझे अमर पक्षी का घोंसला दे दो या मेरा शाही रक्षक बनो। चुनाव तुम्हें करना है। मुझे लोगों को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना पसंद नहीं जो वे नहीं करना चाहते। वो दोनों विकल्पों को ठुकरा नहीं सकता था। घोंसला तो चला गया था, लेकिन अगर वह उनके साथ जाने से इनकार करता तो उसे उनसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। ये भी उसकी क्षमता से बाहर था। बाई वेई ने आह भरते हुए कहा, दरअसल तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। 14वां भाई आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं शर्त लगाता हूं कि अगर तुम मेरे शाही रक्षक नहीं बने तो वह तुम्हें अपने करीब लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसका मकसद आखिरकार तुम्हारी गुरु चाकुरानी ही है, ध्यान रखना। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक मोहरे या औजार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद बाई वेई ने कहा, कम से कम आपकी सेवा की मेरी इच्छा सच्ची है। मैं असल में सिर्फ आपको चाहता हूं, आपके गुरु को नहीं। लगता है मेरे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं है। हान सेन ने बाई वेई को वह टैबलेट दिया। तो फिर इसे राजकुमार 14 को लौटाने में मेरी मदद करो। बाई वेई उसे चाहती थी और बाई कैंगलांग बेहद परेशान करने वाली थी। हान सेन बाई वेई को चुनता अगर उसे उस परेशान करने वाले राजकुमार से निपटना न पड़े। बाई वेई ने टैबलेट लिया और फिर बगीचे में नजर दौड़ाई। तुम्हारी बहन और बेटी कहाँ हैं? वे भी आ सकती हैं। मुझे और लोगों को लाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वे शाही रक्षक नहीं हो सकते, फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। वे धन्यवाद तो कहते हैं पर नहीं, हान सेन ने तुरंत जवाब दिया और बाई वेई का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक्सट्रीम किंग की यात्रा एक खतरनाक यात्रा होगी। यह एक अच्छा मौका था, लेकिन हान सेन हान मेंगर और बाकियों को बेवजह जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह सिर्फ बाओगर, ब्लड किरण और छोटी लाल चिड़िया को ही लाने वाला था। बाई वेई ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक टैबलेट निकाली और हान सेन को दे दी। यह एक सफेद पट्टिका थी जिस पर खून के रंग के फूल सजे थे। उस पर साधारण लिपि में वेई नाम लिखा था। पट्टिका थोड़ी सादी थी लेकिन बेहद नाजुक भी। हान सेन जानता था कि यह बाई वेई का शाही रक्षक चिन्ह था। उसने उसे उठाया और अपनी उंगलियों में घुमाया। एक रानी के शाही रक्षक को आखिर क्या करना होता है? मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हारा मनोरंजन तो नहीं करूंगा या तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान तो नहीं रखूंगा, है ना? बाई वेई ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि शाही परिवार के सदस्य अपना दिन आलस्य में बिताते हैं? चरम राजा शाही परिवार के कई सदस्य हैं। अगर हमें संसाधन चाहिए तो हमें उनके लिए खुद लड़ना होगा। वरना एक शाही परिवार भी चरम राजा के कुलीन परिवार से बदतर हो सकता है। क्या चीजें सचमुच इतनी प्रतिस्पर्धी हैं? हान सेन ने संदेह से पूछा। बाई वेई ने कहा, पिताजी योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करते हैं। बचपन में उन्होंने हमें यही सिखाया था। हमें भी मूलतः अन्य चरम राजा कुलीनों जैसा ही व्यवहार मिलता है। हमारे पास कुछ अतिरिक्त संसाधन हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। अगर हमें और चाहिए तो हमें खुद को उसके योग्य साबित करना होगा। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप एक आम आदमी से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये चुनौतीपूर्ण है लेकिन हमें अपनी मेहनत का उचित फल मिलता है। मेरे अधीन आप जो भी कमाएंगे उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। आपको कितना मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मदद करने को तैयार हैं।